हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। मैं अंकित खालसा आपका बायोलॉजी टीचर लेकर आया हूं एक और नई वीडियो, एक और नया टॉपिक के साथ। हम पढ़ रहे हैं बेटा नीट के रिगार्डिंग जो कंसेप्चुअल वीडियो है ना, कंसेप्ट अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक हम उठा रहे हैं जिसको बिल्कुल डीपली स्टडी कर रहे हैं। उसी लय में एक और नया टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है। जेनेटिक्स का काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हमारा रहेगा। जो ग्रीगर मेंडल है ना, उसकी जो डिस्कवरी है, उसके जो लॉ हैं जेनेटिक्स में, वो सारे के सारे इसमें हम स्टडी करेंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं उन सभी को हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा आप सभी को मैं बता दूं, हमारे YouTube चैनल पर कंसेप्चुअल बीएससी नर्सिंग बोर्ड क्लासेस और नीट की तैयारी कराई जा रही है। साथ में जेई वगैरह की भी हम तैयारी करवाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो सराउंडिंग रहेगा ग्रीगर मेंडल के। ग्रीगर मेंडल जोहन ग्रीगर जोहन मेंडल के अराउंड आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिवॉल्व करेगा। ग्रीगर मेंडल जो थे बेटा, ये 1822 में इनका बर्थ हुआ था। 1822 में ऑस्ट्रिया के अंदर, ऑस्ट्रियन मॉन्क भी बोलते हैं हम इसको, ऑस्ट्रिया के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके जो एक्सपेरिमेंट थे ना, वो एक्सपेरिमेंट थे बेटा इनके जेनेटिक्स पर। जेनेटिक्स के ऊपर इनके एक्सपेरिमेंट रहे हैं। ग्रीगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोलते हैं। लेकिन ये जो उपाधि थी ना, ये इनकी डेथ के बाद दी गई थी। इनकी जो डेथ है वो 1884 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। 1884 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ना, वो 1901 1902 के आसपास इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स दिया गया था। क्योंकि इनका जो वर्क था ना, उसको एप्रिसिएशन नहीं मिला। जब इन्होंने अपना काम किया तो उसको एप्रिसिएशन नहीं मिला था बेटा। अगर मैं बात करूं ग्रीगर मेंडल की, जो ग्रीगर मेंडल है, बर्थ की अगर इसकी बात करें हम, तो ये हुआ 1822 में। डेथ जो है इनकी, हम इसमें इसका टोटल ही ले लेते हैं बेटा। 1822 से 1884 तक ये इनका सर्वाइवल टाइम पीरियड था, जब इन्होंने अर्थ पर ट्रेवल किया, भ्रमण किया। 1822 में जन्म हुआ, 1884 में इनकी डेथ हो जाती है। वर्क जो किया था ना बेटा इन्होंने, इनका जो वर्क था वो था बेटा जेनेटिक्स के ऊपर। जेनेटिक्स के ऊपर इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। जो इनको 1901 1902 के आसपास दिया गया था ये टाइटल। इन्होंने अपना जो वर्क किया था ना, वर्क टाइम पीरियड जो था इनका, वो रहने वाला बेटा इसका 1856 से 1863। 1856 से 1863 के बीच में इनका जो है ना वर्क टाइम पीरियड रहने वाला है। इन्होंने अपना काम किया था जेनेटिक्स के ऊपर। इनके जो फादर थे ना बेटा, फादर और जो ग्रैंडफादर थे वो गार्डनर थे। क्या थे? गार्डनर। इनके फादर और इनके ग्रैंडफादर वो गार्डनर थे, साथ में ये भी गार्डनिंग करते थे। तो वहां पर कुछ अलग अलग तरह की इन्होंने जो ना कुछ करेक्टर्स ऐसे आइडेंटिफाई किए जिनको लेकर फिर आगे इनके एक्सपेरिमेंट रहने वाले हैं। जैसे कुछ सिंपल जो थे ना बेटा, पी प्लांट के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसकी कई सारी करेक्टरिस्टिक्स ये बचपन से देखते आ रहे थे, जिसके अंदर अलग अलग वैरायटी, अलग अलग करेक्टर्स पी प्लांट के अंदर देखने को मिले। जैसे फ्लावर का कलर है, सीड का कलर है, पोड का कलर है, शेप है, ऐसे ऐसे 7 कैरेक्टर हम इसमें स्टडी करेंगे जो ग्रीगर मेंडल ने आइडेंटिफाई किए थे, स्टडी किए थे, जिनको उन्होंने विजुअल किए थे और स्टडी किया। इनका जो वर्क था उसको पब्लिश कब किया इन्होंने? इनका जो कार्य था उसको पब्लिश किया 1865 के अंदर। 1863 तक इन्होंने अपना कार्य किया, उसके बाद 1865 में अपना वर्क पब्लिश कर देते हैं।
लेकिन इनका वर्क जो था ना बेटा एप्रिशिएबल नहीं रहा, इसको इतना ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिला, जिसकी वजह से इन्होंने अपने कार्य मतलब लगभग ये लगा लो यहीं पर इनका काम बंद हो गया। या किसी भी काम को अगर हम मन लगाकर करते हैं ना और वो भी इतना ज्यादा अपना टाइम देते हैं, टाइम की अपनी पूरी लाइफ उस काम को हम देते हैं और फिर एप्रिसिएशन नहीं मिलता, लोग उस चीज को समझ नहीं पाते, तो उसमें बेटा डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है, मतलब अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता कि इतनी मेहनत करके इतनी सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ टाइम में ये अचीव किया और लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ था। 1884 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, तब तक भी इनका काम जो है ना वो एप्रिशिएबल नहीं था। फिर उसके 1901 1902 के आसपास मैं बात करूं, इनका जो वर्क है वो रीपब्लिश हुआ 1901-02 के आसपास। इनका जो वर्क है उसको रीडिस्कवर किया गया, रीडिस्कवर या फिर रीपब्लिश इसका कार्य किया गया। 1901-1902 के आसपास इनका काम दोबारा रिपब्लिश किया गया। अब रिपब्लिश करने वाले 3 मेन साइंटिस्ट थे, जिनके अंदर एक इंपॉर्टेंट है ह्यूगो डी वेराइज, दूसरा साइंटिस्ट रहने वाला है कोरेंस और तीसरा है टेस्मार्क। ये जो 3 साइंटिस्ट थे ना बेटा, इन्होंने इसका काम दोबारा रिपब्लिश किया, रीडिस्कवर किया, जिसके बाद इतना ज्यादा एप्रिसिएशन मिला इसके काम को, इनको क्या बना दिया गया बेटा, फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन ये उनकी डेथ के बाद की बातें हैं, वो नहीं जानते होंगे कि उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, या उनका जो काम है इतना एप्रिशिएबल हुआ है, इतना एप्रिशिएट किया गया है, इतना सराहनीय काम उन्होंने किया है। तो ये मेंडल के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हैं ग्रीगर मेंडल के बारे में। बाकी हम पढ़ते हैं, ही फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट विद गार्डन पी। गार्डन पी के ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, इनहेरिटेंस के कुछ कैरेक्टर्स किया था एक्सपेरिमेंट्स को। मेंडल चूज गार्डन पी, गार्डन पी को ही उन्होंने सिलेक्ट क्यों किया? पहली बात तो बेटा गार्डन पी पर ही उनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे, वहां पर वो स्टडी कर रहे थे, जो गार्डन पी के ऊपर ही उनकी स्टडी चल रही थी उस टाइम पर। सबसे पहली चीज तो यही थी कि गार्डन पी जो है ना वो अवेलेबल थी, इजिली अवेलेबल थी, उनको बचपन से स्टडी किया था। बाकी क्या बेटा, इजी टू ग्रो, आसानी से ग्रो करवा सकते थे, गार्डनर थे बेटा ये, गार्डन पी को ग्रो करते थे। इनके पेरेंट्स प्रोड्यूस न्यू जनरेशन क्विकली, आसानी से और बहुत जल्दी क्या है नई प्रोजेनी मिल जाती थी। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी जो फसल है ना, जो पी प्लांट्स है, 2 से 3 महीने की इसकी खेती होती है, 2.5 से 3 महीने में ही क्या है नई प्रोजेनी नई जनरेशन इनको मिल जाती थी। अगर इसके बजाय वो एक्सपेरिमेंट करते कुछ ऐसे प्लांट के ऊपर जिसकी जो प्रोजेनी को मिलने में साल 2 साल या 3 साल लगते हैं, या 8 से 10 साल लगते हैं, तो 1-2 जनरेशन को स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए इजिली क्विकली जनरेशन के अलग अलग नहीं मिल जाती थी। पी हैज इजिली डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी ना, आसानी से डिस्टिंग्विश करने के लायक थी, इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसके अंदर। 7 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं, तो आसानी से उन कैरेक्टर्स को डिस्टिंग्विश किया जा सकता था, उनके अंदर डिफरेंसेस किए जा सकते थे। जैसे फ्लावर कलर की अगर मैं बात करूं, जो फ्लावर कलर रहने वाला है, फ्लावर कलर को 2 तरीके से देख सकते हैं हम, इसमें वोयलेट भी है और व्हाइट भी, तो दोनों कलर आसानी से आइडेंटिफाई किए जा सकते थे। was also able to sticky control the breeding pattern of his bee। और दूसरी एक और चीज क्या खासियत थी बेटा, जो ब्रीडिंग कंट्रोल था ना वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल था, कि उसको उसने आसानी से कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि जो प्योरिटी होती है ना बेटा, किसी भी सीड की प्योरिटी, उसकी प्योरिटी के बिना हम उसकी प्योरिटी का पता लगाए बिना अगर हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो सकता है। तो इनकी जो ब्रीडिंग पैटर्न था ना उनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था, इसीलिए क्या है ग्रीगर मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया। मेंडल एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग 7 कैरेक्टर्स, जो पी प्लांट के अंदर उनको मिले थे, तो वो 7 कैरेक्टर थे बेटा, जिसके अंदर
फ्लावर के ऊपर है, फ्लावर का कलर और पोजीशन। देखो याद करने का भी तरीका बहुत आसान है। आपको क्या लेना है, फ्लावर। फ्लावर के अंदर दो ट्रेट्स मिलेंगे, दो कैरेक्टर्स हैं, एक तो उसका क्या बेटा कलर और दूसरी उसकी पोजीशन, कि फ्लावर का कलर कैसा है, वोयलेट या पर्पल कलर और व्हाइट। ये दो कलर मिलते हैं बेटा फ्लावर के अंदर। फ्लावर की अगर पोजीशन की बात करें तो एक्सियल और टर्मिनल है। एक्सियल और टर्मिनल को मैं एक बार दिखा देता हूं। यहां पर आपको एक टर्मिनल देखने को मिलती है, जैसे ये टर्मिनल है और ये एक्सियल है। एक्सियल में क्या होता है बेटा, फ्लावर जो होते हैं ना, फ्लावर नीचे वाली एक्सिस पर ग्रो करते हैं और ऊपर वाला जो एक्सिस है ना, मेन एक्सिस, वो ऊपर की तरफ ग्रो करती रहती है। तो जो मेन एक्सिस है वो ऐसे ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती है और फ्लावर नीचे वाली एक्सिस पर आते हैं। लेकिन टर्मिनल पर क्या है, इसके लास्ट टर्मिनल पर पहले फ्लावर आ जाएंगे और नीचे वाले पर बाद में आएंगे। एक्सिस ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करती। इसमें क्या है, इसका टर्मिनल पॉइंट है बेटा एक फिक्स, लेकिन इसका नहीं है। इसमें नीचे की तरफ फ्लावर आते हैं और इसकी एक्सिस ऊपर बढ़ती रहती है, इसलिए क्या है, एक्सियल है। तो इस तरह से फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर। दूसरी बात क्या बेटा, सीड के ऊपर। पहले हमने क्या लिया, फ्लावर, फ्लावर का कलर जिसमें वोलेट, पर्पल या व्हाइट। दूसरा हमने क्या लिया, फ्लावर की पोजीशन जो एक्सियल थी और टर्मिनल थी। फिर हम सीड को लेंगे बेटा। सीड के अंदर भी दो कैरेक्टर हैं सेम, जैसे इसके अंदर कलर था, पोजीशन थी, इसके अंदर कलर और इसकी शेप है। सीड यानी कि जो हम मटर के दाने हैं ना, जिनको हम खाते हैं, तो उनकी बात अगर करें तो वो मैक्सिमम हमें ग्रीन कलर के ही मिलते हैं, लेकिन वो येलो कलर में भी होते हैं। ज्यादातर आपने देखा नहीं होगा, जो येलो और ग्रीन दो तरह के कलर में पाए जाते हैं। तो सीड के कलर की अगर बात करें येलो और ग्रीन। शेप की अगर बात करें राउंड और विंग्ड है। शेप में एक बार आपको दिखा देता हूं बेटा कैसी शेप है इसकी। इस तरह का अगर सीड आपको मिलता ना, देखो बिल्कुल राउंड है, ये ऐसे राउंड है, ये कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा विंग्ड है ऐसे। तो इस तरह से व्रिंकल और राउंड दो तरह के हमें सीड देखने को मिलते हैं। फिर तीसरी बात करते हैं बेटा हम पोड के ऊपर। बस ये तीन ही बात करनी है, लास्ट बचता हमारा हाइट। तो आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार तो हम उसका फ्लावर लेंगे, उसका कलर और उसकी पोजीशन। फिर लेंगे बेटा हम सीड, सीड का कलर और उसकी शेप। फिर लेते बेटा पोड, पोड का कलर और उसकी शेप। तो बस बात खत्म हमारी। पोड की शेप की अगर बात करें, इनफ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है। देखिए एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। इस तरह से आपको मटर के दाना में, आपको जो मटर की फली जो होती है ना, पोड का मतलब होता है बेटा फली, जिसके अंदर मटर मिलती है, जिसको छीलने में टाइम लगता है, जिसको छीलने के लिए आपको अलग से काम दिया जाता है कि बैठकर आज मटर को छीलो। तो ये मटर की पोड है बेटा, पी पोड। तो ये इन्फ्लेटेड है इस तरह से। एक आपको इस तरह की देखने को मिलती है, इसको आपको लगेगा जैसे इसको पोलियो हुआ है, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो दो तरह की पोड मिलती है हमारी, एक ऐसे फुल और एक ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो दो चीजें इसके अंदर हैं, शेप और कलर। कलर क्या है, ग्रीन और येलो, दो कलर मिलते हैं आपको पोड में भी, एक ग्रीन और एक येलो मिलता है। तो तीन कैरेक्टर तो मेन ये हो गए बेटा हमारे, किसके ऊपर, एक तो फ्लावर के ऊपर, फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन। दूसरा हमारा क्या है, सीड के ऊपर, सीड का कलर और सीड की शेप। फिर हमारा क्या है, पोड के ऊपर, पोड का कलर और पोड की शेप। लास्ट हमारा बचता बेटा हाइट के ऊपर। लास्ट किस पर बचता हमारा, हाइट के ऊपर। हाइट या तो टॉल होगी या शॉर्ट होगी, या फिर इसको हम ड्वार्फ भी लिख सकते हैं। कई जगह पर आपको ड्वार्फ मिलेगा। तो जैसे टाल है और ये देखिए यहाँ पर ड्वार्फ है, तो ये ड्वार्फ और ये टाल। तो बस ये 7 कैरेक्टर हमने स्टडी करने हैं। सातों कैरेक्टर को याद करना अब बिल्कुल आसान है आपके लिए। आपको याद क्या करना, फ्लावर, सीड, पोड और हाइट, ये 4 चीजें हैं। 2 हमने फ्लावर में लेनी, पोजीशन और कलर। 2 हमने सीड के अंदर लेनी है, शेप और उसका कलर। 2 हमने पोड के अंदर लेनी है, शेप और कलर। एक हमारी हाइट है, टाल या ड्वार्फ। अब इनके अंदर क्या बेटा, 2-2 कैरेक्टर हैं और इसके अंदर क्या, एक कैरेक्टर। तो टोटल हमारे 7 कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये टोटल 7 कैरेक्टर हैं। अब इन 7 के अंदर आपको डोमिनेंट अलग से याद रखने हैं, डोमिनेंट, और रिसेसिव अलग से याद रखनी है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव का जो कंसेप्ट है ना, वो भी मैं यहीं पर आपको करा देता हूं।
ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा हमारा डोमिनेंट है और कौन सा हमारा रिसेसिव है। बहुत ही आसान है इसको भी स्टडी करना बेटा, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स को एक स्टोरी में आपको बताऊंगा, आप उस स्टोरी से भी याद रख सकते हैं और वैसे भी आपको याद रह जाएंगे। देखिए आप ना अगर मार्केट में मटर लेने जाते हैं तो आप कैसी मटर लेंगे? जो इन्फ्लेटेड होंगी, ऐसी मटर तो नहीं लेंगे, आप लेंगे ऐसी मटर। तो इन्फ्लेटेड क्या है? डोमिनेंट है, आप इन्फ्लेटेड मटर लेंगे। दूसरी बात, अगर कलर पर बात आती है तो आप ग्रीन मट जो है ना, ग्रीन पीस लेंगे। एक तो हरी मटर है बिल्कुल, और एक थोड़ी येलो कलर में है, तो आप बिल्कुल ग्रीन वाली ही लेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि यही क्या है हमें अच्छी देखने को मिलेगी, दिखाई देती है, तो ये भी डोमिनेंट हो जाएगा। अगर आप मार्केट में मटर लेने जाते हैं तो ग्रीन कलर की और इन जो हमारी इन्फ्लेटेड होंगे ना इस तरह से, ये मटर हम लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम जब कोई भी सब्जी लेते हैं या कुछ भी हम लेते हैं तो उसको हम अलग से डिस्टिंग्विश करके लेते हैं कि मार्केट में गए हैं या सब्जी वाला हमारे घर के पास आया है, तो हम उसको छांटते हैं अलग अलग तरीके से कि जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना उनको छांटते हैं, जो थोड़ी सी भी हमें अच्छी नहीं लगेगी उसको छोड़ देते हैं। अगर मटर को हम ले रहे हैं तो जो फुल पोड होगी ना उसी को लेंगे, कॉन्स्ट्रिक्टेड को नहीं लेंगे, येलो कलर को भी नहीं लेंगे। तो ये दोनों ही क्या है? डिजायर्ड है, तो ये क्या है? डोमिनेंट है बेटा दोनों। उसके बाद मटर का दाना, जो मटर का, पहले हम उसको शेप को देख लेते हैं, कैसी शेप लेंगे? मटर का जो दाना होगा ना बेटा, जो सीड है उसको कैसा सोचेंगे हम, कैसा होना चाहिए? बिल्कुल राउंड होना चाहिए, गोल होना चाहिए, इस तरह का कॉन्स्ट्रिक्टेड या फिर व्रिंक नहीं होना चाहिए, इसको हम प्रायोरिटी नहीं देते। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हो जाएगा। तो हम मार्केट में गए, मटर लेने गए, फुल मटर लेंगे, ग्रीन कलर की लेंगे, और ये जिसमें राउंड सीड होंगे ना वो लेंगे। लेकिन जैसे ही हम घर पर लेकर आए ना उसको, हमने उसको छोल कर देखा तो गड़बड़ हो गई, उसके अंदर सीड कैसा निकला? येलो। ये क्या हो गया? डोमिनेंट। हम कैसा सीड चाहते हैं कि ग्रीन ग्रीन हो, मटर के दाने कैसे होने चाहिए? ग्रीन होने चाहिए, लेकिन डोमिनेंट कौन सा निकल गया हमारा? येलो कलर। तो इस तरह से आप इन चारों को याद कर सकते हैं कि क्या है, हम मटर लेने गए मार्केट में, इन्फ्लेटेड मटर्स लेंगे, जो पोड्स हैं वो इन्फ्लेटेड होंगी हमारी, और साथ में ग्रीन कलर की लेंगे, येलो नहीं लेंगे। सीड राउंड ही होगा उसी को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इन तीनों चीजों के बाद जब हमने घर पर आकर उसको छील कर देखा तो हमारा जो सीड था ना वो येलो निकला, तो ये डोमिनेंट है, चारों ये डोमिनेंट है। उसके बाद अगर हाइट की बात करें, हाइट तो आप सभी जानते हैं, टाल होगा ना जो, वही डोमिनेंट होगा, उसी को हम प्रायोरिटी देंगे। ऐसा पौधा जो बड़ा होगा उस पर ज्यादा मटर लगेंगी, इस पर मटर कम लगेंगी, तो ये डोमिनेंट है टाल। अब बात करते हैं हम फ्लावर की। फ्लावर एक तो व्हाइट कलर का है, एक थोड़ा सा वोलेट कलर का है या पर्पल कलर का है, तो ये कलरफुल है, ये कलरफुल है, तो कलरफुल को ही प्रायोरिटी देंगे। अगर हमने फ्लावर देखना पसंद है तो व्हाइट कलर के फ्लावर कम देखना पसंद करेंगे, ये कलरफुल फ्लावर है तो ये डोमिनेंट है। और ऐसे प्लांट जिन पर नीचे की तरफ फ्लावर आता रहता है और ये हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करता रहेगा तो यही अच्छा होगा। और एक जिसकी एक टर्मिनल पर एक बार फ्लावर आ जाते हैं फिर नीचे की तरफ थोड़े बहुत फ्लावर और आते हैं, तो ये रिसेसिव हो जाएगा। तो ये तरीका है इसको याद करने का कि किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। 7 करेक्टर्स थे बेटा, मेंडल ने अपने 3 लॉ इनके ऊपर दिए थे, जिनमें कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। 3 प्रिंसिपल थे जेनेटिक्स के ऊपर। एक बार तीनों को हम क्या है स्टडी करेंगे। उससे पहले ग्रीगर मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ना उसको किस तरीके से दिया था, उसके एक्सपेरिमेंट क्या थे। पहले हम लेते बेटा एक करेक्टर को, हम लेते हैं हाइट को। हाइट, हमने क्या पी प्लांट की हाइट ली। अब हाइट को हम, हाइट क्या एक कैरेक्टर है, हाइट क्या बेटा एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर बेटा जो एक्सप्रेस होते हैं ना वो है ट्रेट्स, और उनका जो मेन कैरेक्टर है, जिस चीज में वो एक्सप्रेस होते हैं वो ट्रेट्स हैं, और जो एक्सप्रेस होते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं। तो कैरेक्टर, 2 तरह का कैरेक्टर बेटा हाइट का,
एक्सप्रेशन इसका दो तरीके का देखने को मिलता है, एक तो टाल, एक ड्वार्फ। टाल और ड्वार्फ दो तरह का इसका एक्सप्रेशन है। कैरेक्टर्स जो एक्सप्रेस होते हैं और उनके एक्सप्रेशंस दो तरीके से हैं, टाल और ड्वार्फ, टालनेस और शॉर्टनेस, दो तरीके का इसको देखने को मिलेगा। अब टाल जो है ना बेटा, ये डोमिनेंट है, ये हमारा क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। पता कैसे लगा, अभी देखते हैं उसको कैसे मेंडल को इस चीज का पता लगा कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है और डोमिनेंट होता क्या है, ये सारी चीजें कैसे पता लगी उसने। अब वो इसकी हाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो पहले उसने जो प्योर टाल प्लांट थे ना उसको लिया, जो प्योर टाल प्लांट है उसको लिया, इसको इसने क्रॉसिंग ओवर करवाई, टाल प्लांट की क्रॉसिंग ओवर करवाई एक ड्वार्फ प्लांट के साथ। हम डिनोट करेंगे बेटा, जो डोमिनेंट है उसका जो पहला अक्षर है ना, डोमिनेंट का जो पहला अक्षर है उससे डिनोट करते हैं हम डोमिनेंट को, कैपिटल को, कैपिटल में, और उसके रिसेसिव से हम डिनोट करते हैं उसके रिसेसिव को, उसके सॉरी स्मॉल लेटर से रिसेसिव को। जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट है उसका पहला अक्षर कैपिटल तो डोमिनेंट के लिए और स्मॉल जो है वो ड्वार्फ के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें ग्रीगर मेंडल ने किया था। तो जब इसको इसने क्रॉसिंग ओवर कराई ना, एक टाल प्लांट को लिया और दूसरा शॉर्ट प्लांट, अब दोनों को जब इसने एक्सप्रेशंस कराए इसकी, इनको क्रॉसिंग ओवर करवाया, तो इसने देखा कि 100% जो है ना वो टाल प्लांट है। 100% प्लांट कैसे मिले, टाल। लेकिन इसने तो क्या, एक सीड तो शॉर्ट भी था, ड्वार्फ भी था, एक टाल था, लेकिन प्लांट 100% टाल है, तो ये कंफ्यूज हो गया। वहां पर फिर एक साइंटिस्ट था पन्नेट, उसने एक स्केयर दिया था अपना कि इस स्केयर की हेल्प से आप इसको स्टडी करें। एक तरफ आप टाल प्लांट रखें, एक तरफ आप ड्वार्फ प्लांट रखें। अब देखिए इनके गैमेट्स जो हैं ये फ्यूजन होगा, इसका अगर टाल आएगा तो इसका ड्वार्फ आ सकता है, इसके अंदर भी सेम, तो ये रिजल्ट हमारा रहने वाला है। तो ये रिजल्ट है। यहां पर ग्रीगर मेंडल को एक चीज समझ में आई बेटा कि इनके अंदर क्या है, सभी में कम से कम एक टाल जरूर है, सभी के अंदर क्या है, एक टाल जरूर है, सभी के अंदर एक टाल जरूर है। इसके बाद इसने सेल्फ पोलिनेशन कराई, यहां पर क्या है 100% टाल प्लांट देखने को मिलते हैं। फिर सेल्फ पोलिनेशन करवाता है ये, इनकी ही सेल्फ पोलिनेशन करवाएगा इसी पन्नेट स्केयर की हेल्प से। कैपिटल ड्वार्फ, कैपिटल ड्वार्फ। अब कैपिटल और कैपिटल दोनों कैपिटल देखने को मिलेंगे, एक कैपिटल है एक ड्वार्फ है, स्मॉल है, कैपिटल और स्मॉल, और इसके अंदर दोनों ही स्मॉल है। यहां पर देखने को मिला बेटा 75% जो थे ना वो तो है टाल, और जो 25% है वो है इसके अंदर ड्वार्फ। जब इसने इसका जेनेटिकल मेकअप स्टडी करने की कोशिश की तब इसको लॉ ऑफ डोमिनेंसी समझ में आया कि इसके अंदर दोनों ही कैपिटल है, इसके अंदर एक कैपिटल है, इसके अंदर एक कैपिटल है, लेकिन इसमें दोनों ड्वार्फ है। यानी कि इसका जो जेनेटिकल मेकअप है 75% के अंदर कम से कम एक टाल तो है ही है, और 25% ऐसे जिसमें एक भी टाल नहीं है। तब इसने लॉ ऑफ डोमिनेंसी दिया था बेटा कि आउट ऑफ टू कैरेक्टर्स वन इज डोमिनेंट इन ए हेट्रोजाइगस कंडीशन। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं बेटा हेट्रोजाइगस कंडीशन। इस तरह की कंडीशन के अंदर जो दो हैं हमारे, इनमें एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होता है, इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंट्स बोलते हैं। डोमिनेंट कौन सा होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। रिसेसिव कौन है, जो अपने आप को स्प्रेस कर देगा, जिसको डोमिनेंट ने स्प्रेस कर दिया। दो कैरेक्टर है हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर जो एक है ना वो डोमिनेंट है और एक क्या है रिसेसिव। डोमिनेंट कौन है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस, और रिसेसिव को क्या है, इसको स्प्रेस कर दिया किसने, डोमिनेंट ने। तो दो कैरेक्टर हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि होमोजाइगस कौन सी है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है।
हम बात करें हेट्रोजाइगस कंडीशन की, तो यही ग्रीगर मेंडल का पहला लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि आउट ऑफ टू कैरेक्टर्स इन ए हेट्रोजाइगस कंडीशन, वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। डोमिनेंट which express itself and recessive which expressed by dominant trait in a cross of parents that are pure for contrasting traits. Only one form of the trait will appear in the next generation. Offsprings होता बेटा नई जनरेशन, that are hybrid for a trait will have only the dominant trait in the phenotype. अब इसमें दो वर्ड और देखने को मिले बेटा, एक तो फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। अब इसने बोला है कि एक जो हाइब्रिड कंडीशन होगी ना, हाइब्रिड कंडीशन का मतलब क्या बेटा, जैसे प्योर प्लांट लिए इसने, ये दोनों ही प्योर हैं, ये प्योर ड्वार्फ है और ये प्योर टाल है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जब हाइब्रिड का मतलब क्या है, एक कैरेक्टर इसका एक कैरेक्टर इसका, यानी कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये जो कंडीशन है इसको हाइब्रिड कंडीशन बोलेंगे। अगर कंडीशन ऐसी है तो हाइब्रिड नहीं, दोनों इसके है। अगर कंडीशन ऐसी है तो भी हाइब्रिड नहीं है ऐसी कंडीशन, क्योंकि दोनों ही सिमिलर एक ही पेरेंट से आई है। तो हाइब्रिड कंडीशन का मतलब एक कैरेक्टर इसका एक कैरेक्टर इसका, तो इस तरह की कंडीशन को हाइब्रिड कंडीशन बोलेंगे। इस हाइब्रिड कंडीशन के अंदर जो है ना, फिनोटाइप जो होगा ना, इसका जो फिनोटाइप है वो टाल रहेगा, डोमिनेंट का ही एक्सप्रेशन होगा। फिनोटाइप और जीनोटाइप दो कंडीशन होती है बेटा, एक तो होती है फिनोटाइप, एक होती है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है बेटा जीन का एक्सप्रेशन। जीनोटाइप का मतलब क्या है, जीन एक्सप्रेशन। और फिनोटाइप का क्या है, फिजिकल एक्सप्रेशन। जीनोटाइप का मतलब है जीन एक्सप्रेशन, यानी कि उसका जेनेटिकल मेकअप कैसा है। फिनोटाइप का मतलब क्या है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, बाहर से उसकी जो अपीयरेंस हम देख सकते हैं। अब प्लांट, इसमें प्लांट कैसा होगा, इस कंडीशन के अंदर जो प्लांट है, इस कंडीशन के अंदर जो प्लांट है वो टाल है बेटा, तो फिजिकल अपीयरेंस क्या इसकी, डोमिनेंट वाली है। लेकिन जेनेटिकल जीनोटाइप, जीनोटाइप में क्या है, एक तो कैपिटल है एक स्मॉल है, यानी कि एक तो हमारा डोमिनेंट ट्रेट है एक रिसेसिव है। तो जीनोटाइप अलग है, फिनोटाइप क्या है, इसकी वजह से एक्सप्रेस हुआ है, इसी को डोमिनेंट बोलते हैं। आउट ऑफ टू हाइब्रिड कंडीशन, या फिर हम इस हाइब्रिड कंडीशन की जगह पर अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है ना, तो वहां पर हम हेट्रोजाइगस भी लिख सकते हैं। हेट्रोजाइगस, इन ए हेट्रोजाइगस कंडीशन, in a heterozygous condition, in a heterozygous condition, out of two traits, out of two genes, one is dominant, other is recessive. Dominant which express itself, recessive which is expressed by dominant, is law of dominancy. नेक्स्ट जो हमारा लॉ रहने वाला बेटा इसके अंदर, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट होने का मतलब होता है बेटा अलग अलग होना। ग्रीगर मेंडल ने फिर क्या एक्सप्रेशन दिया, क्या स्टडी की, क्या उनका जो रिजल्ट रहा था, इसने बताया बेटा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट जब बनते हैं ना, गैमेट की फॉर्मेशन, अब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती कैसी है, जैसे हमने एक प्योर प्लांट लिया था, एक हमने प्योर प्लांट ये लिया था, एक तो प्योर टाल प्लांट था, एक प्योर डोमिनेंट प्लांट था। जब इसके गैमेट बनेंगे ना, गैमेट बनते टाइम जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, ये दोनों ही क्या बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम वो है जिसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले दो अलग अलग गैमेट्स हो, दो अलग अलग जीन्स हैं, दो अलग अलग क्रोमोसोम है, जो एक हमें मेल से मिला एक में फीमेल से मिला। जैसे हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल के अंदर क्या 46 क्रोमोसोम है, 23 का पेयर है। तो जो XX क्रोमोसोम है, XY क्रोमोसोम है, या फर्स्ट क्रोमोसोम है, सेकंड क्रोमोसोम है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 23 के पेयर है। जो वो पेयर है ना, वो पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम है, कि पहला इसका पेयर ये है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम हमेशा जब गैमेट बनते हैं ना, तो स्प्लिट हो जाते हैं, ऐसे गैमेट बनेंगे इसके, ऐसे ही इसके भी गैमेट बनेंगे। इसी को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसने क्या बोला है ग्रीगर मेंडल ने,
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट की फॉर्मेशन जब होती है जिसमें एग या स्पर्म बनता है, एग फीमेल में स्पर्म मेल में, टू एलील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ट्रेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दो अलील है। अलील क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रास्टिंग पेयर वाली, सिमिलर जो जीन है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाई जाने वाली सेम जीन को अलील बोलते हैं। जैसे टालनेस के दो जीन है तो ये एलील है, ये भी टालनेस के दो जीन है, ये अलील है। जैसे ग्रीन कलर की अगर बात करें तो ये अलील है बेटा, ये अलील है। सिमिलर जीन को अलील बोलते हैं। सिमिलर जीन के साथ जो पेयर बनता है ना, जैसे हमारे पास क्या है 23 क्रोमोसोम है, पहले क्रोमोसोम पर जो जीन है ना उसके पेयर पर भी वही जीन है सिमिलर, उनको अलील बोलते हैं। तो इसने कहा है कि जो एलील्स है ना वो सेपरेट होते हैं, एलील है ये दोनों, ये सेपरेट होंगे, इसी को लॉ सेग्रीगेशन बोलते हैं। एलील फॉर ए ट्रेट देन recombine at fertilization procedure producing the genotype for the trait of the offsprings। और ये जो ट्रेट्स, ये जो एलील्स स्प्लिट हुए हैं ना, ये एलील्स मिलकर, अब जैसे मान लो इस तरफ से आ गया हमारा ये वाला कैपिटल टी, इस तरफ से ये आई या ये आई, तो ये एलील की फॉर्मेशन से ये एलील क्या करेंगे बेटा? फर्टिलाइजेशन करते हैं कि एक जो एलील है वो आएगा मेल की तरफ से, एक जो एलील है वो आएगा फीमेल की तरफ से, और उनके कंट्रीब्यूशन से मिलेगा हमारा जायगोट, फर्टिलाइजेशन होती है और उससे फिर क्या है दोबारा एलील मिक्स हो जाती हैं। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि इसके अंदर क्या है एलील्स जो है ना, सिमिलर पेयर जो है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो हमेशा स्प्लिट होते हैं। ये बताया था ग्रीगर मेंडल ने कि होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट होंगे। जैसे 23 हमारी सेल के अंदर क्या है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, टोटल क्रोमोसोम कितने हैं हमारे पास 46 है। जब गैमेट बनते हैं ना, गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो ये 23 एक तरफ चले जाते हैं, ये 23 एक तरफ चले जाएंगे। ऐसे ही किसी दूसरी सेल के अंदर भी यही मिलेगा, हमने 23 का पेयर मिलेगा, 46 टोटल क्रोमोसोम है। मानकर चलते ये है मेल और ये है फीमेल, तो इसके जब गैमेट बनेंगे ना, इसके जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी तो 23 क्रोमोसोम अलग और 23 क्रोमोसोम अलग हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि नया जो ऑर्गेनिज्म है, इंसान जो है, ह्यूमन जो है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता, इसको 23 पेयर्स की और जरूरत है। तो एक इन दोनों गैमेट में से एक, कोई भी एक क्या है मेल की तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा, और इन दोनों में से एक जो है वो फीमेल की तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा, और फिर ये एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा 46 सेल का। मान लो ये और ये कंट्रीब्यूट करे हैं, या ये और ये कंट्रीब्यूट कर दें, या ये और ये कंट्रीब्यूट कर दे, या ये और ये, कोई भी दो, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, तो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं, ग्रीगर मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा लॉ जो दिया था बेटा इन्होंने, ग्रीगर मेंडल ने, वो था बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का लॉ क्या है? अब इसी 23 क्रोमोसोम के कंसेप्ट से हम इसको समझ पाएंगे। 23 क्रोमोसोम के पेयर है, बिल्कुल आसान है बेटा, इतने इजी कंसेप्ट से हम आपको यहां पर समझाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं इस चीज को। जैसे 23 क्रोमोसोम है, पहले क्रोमोसोम का पेयर है, क्रोमोसोम ही बना लेते हैं, पहला क्रोमोसोम इसका पेयर, ये है बेटा दूसरा क्रोमोसोम, ये इसका पेयर है, ये है बेटा तीसरा क्रोमोसोम, ये इसका पेयर है, और ये ले लेते हैं हम फोर्थ क्रोमोसोम, और ये इसका पेयर है। हम ऐसे ही 23 को लेंगे, हम बस एग्जाम्पल मानकर चलते हैं 4 क्रोमोसोम का। अब गैमेट बनेंगे तो पेयर स्प्लिट होते हैं ऐसे कि ये 4 होमोलोगस इस तरफ, ये 4 इस तरफ। लेकिन ग्रीगर मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट में क्या बताया कि मान लो इस तरफ जो है ना गैमेट, अभी एक गैमेट ये और एक गैमेट ये बनेगा, 2 गैमेट्स बनेंगे। अब इस गैमेट के अंदर भी क्या है 4 क्रोमोसोम आएंगे, इसके अंदर भी 4। ये जो एक सेल थी हमारी, इस सेल में क्या है 8 क्रोमोसोम थी, यानी कि 4 के पेयर में थी। अब गैमेट बनेंगे तो ये पेयर स्प्लिट होते हैं, अब 4 क्रोमोसोम इस तरफ आएंगे, 4 इस तरफ आएंगे। ये पहला क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होगा तो क्या होगा, देखिए ये एक इस तरफ आएगा, ये एक इस तरफ चला जाएगा। अब दूसरा है,
दूसरा क्रोमोजोम ये है, दूसरा क्रोमोजोम इसको मान लेते हैं ये। अब दूसरे क्रोमोजोम में ये इस तरफ आएगा जरूरी नहीं है, हो सकता है ये क्रोमोजोम इस तरफ चला जाए और ये इस तरफ आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये क्रोमोजोम इस तरफ आ सकता है और ये इस तरफ भी जा सकता है। इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं कि होमोलोगस क्रोमोजोम तो अलग होंगे ही होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये यहां से ऐसे अलग होंगे ये चारों, इसके साथ में ये भी जा सकता है और ये भी जा सकता है। फिर अगला जो क्रोमोजोम का पेयर है, मान लो ये दोनों अलग हो गए, अब इनके साथ में ये भी जा सकता है और ये भी ऐसे ही। फिर इसमें कि मान लो ये ऐसे अलग हो गए, इनके साथ में ये भी जा सकता है और ये भी जा सकता है। इसी को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोजोम वो स्प्लिट तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो दूसरा क्रोमोजोम का पेयर होगा ना वो ऐसे स्प्लिट होगा, जरूरी नहीं है, वो ऐसे भी स्प्लिट हो सकता है कि ये क्रोमोजोम उसके साथ और ये क्रोमोजोम उसके साथ जा सकता है, कोई भी क्रोमोजोम किसी के साथ जा सकता है। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था बेटा हमारा। अलील फॉर द डिफरेंट ट्रेट, अलग अलग ट्रेट के लिए जो अलील्स हैं, जैसे क्रोमोजोम हमारे पास 23 के पेयर हैं, जो पहले है ये तो सिमिलर हो गए, लेकिन जो ये दूसरा पेयर होगा ना ये, कि इसके साथ में ये भी जा सकता है और ये भी। अलील फॉर द डिफरेंट ट्रेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेक्स सेल या फिर ऑफस्प्रिंग्स में इंडिपेंडेंटली ऑन वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है बेटा, डिपेंडेंट नहीं है कि इसके साथ में ये ही जाएगा या ये ही जाएगा, ये भी जा सकता है ये भी जा सकता है। तो पहला क्रोमोजोम तो स्प्लिट होगा ही होगा, दूसरा क्रोमोजोम का जो पेयर वो भी स्प्लिट होगा, लेकिन वो स्प्लिट होकर कौन से पेयर के साथ जाएगा ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। तो ये 3 लात है बेटा इसके। नेक्स्ट इसका सक्सेस के रीजन, क्या क्या रीजन थे, उसने पी प्लांट को यूज किया था जो आसानी से ग्रो हो जाती है। दूसरा सक्सेसिव जनरेशंस को रैपिडली ग्रो करवाया, जो भी उसने सक्सेशन मिला एक जनरेशन को इंटरब्रीड करवाया, जो मिला उसको दोबारा ब्रीड करवा दिया, तो ये भी रीजन था। उसके पास क्या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, 7 अलग कैरेक्टर थे बेटा जिनके अंदर 14 ट्रेट बनते हैं। स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस थी, उसको पता था कि मैं कौन से ट्रेट को कौन से ट्रेट के साथ मिक्सअप कर रहा हूं, ये भी सक्सेस का मेन रीजन था। ही यूज्ड मैथमेटिकल राइगरसली एनालाइज हिज रिजल्ट, इसने बेटा क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए थे जिसकी वजह से उसको स्टडी करना बहुत ही आसान हो गया था। लेकिन ये एक ऐसा रीजन भी था जिसकी वजह से उस टाइम पर अप्रिशिएट नहीं किया लोगों ने इसको, क्योंकि बायो के अंदर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रहा था ना। ही यूज्ड लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स को एक साथ स्टडी किया था, ये भी एक अच्छा रीजन था। ट्रेट्स जो थे दैट हैड टू इजीली आइडेंटिफाई फैक्टर, ऐसे ट्रेट को स्टडी करा था जिसके अंदर 2 आसानी से आइडेंटिफाई करने वाले कैरेक्टर्स हो, जैसे एक हाइट होगी एक कलर होगा, कलर फ्लावर का एक ले लिया, या फिर इसने सीड का ले लिया, सीड की शेप को ले लिया, तो इजीली आइडेंटिफाई स्टडीएबल जो कैरेक्टर्स थे ना उनको ये स्टडी करा था। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ मेंडल ओवर द फैक्टर इज अदर साइंटिस्ट वाज दैट ही एक्सेल्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसने लिए थे इसलिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल साइंटिस्ट रहा ये। ही मेंटेन्ड द एक्यूरेट रिकॉर्ड फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये सबसे बड़ी बात है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ग्रीगर मेंडल जो था उसने सारे के सारे जो इसके ऑब्जर्वेशंस थी ना उनका रिकॉर्ड रखा था कि पहली जनरेशन में मैंने इसको और इसको मिलाया, ये रिजल्ट मिला, सेकंड जनरेशन में इसको और इसको मिला, ये रिजल्ट मिला, पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा था ताकि वो कंफ्यूज ना हो, स्टडीज ने आसानी से कर पाए। ये कुछ वोकैबुलरीज है बेटा, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे अलील क्या है, अल्टरनेट वर्जन है किसी चीज का, जीन का। वैसे ही डोमिनेंट अलील क्या है, जो एक्सप्रेस करता है अपने आप को। रिसेसिव अलील क्या है, जो एक्सप्रेस नहीं करता या जो सप्रेस हो जाता है। होमोजाइगस क्या है, होमोजाइगोट क्या है, दोनों आइडेंटिकल होंगे, दोनों गैमेट्स आइडेंटिकल होंगे, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी या स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये होमोलोगस है। वैसे ही हेट्रोलोगस इसका उल्टा हो जाएगा, ये हेट्रोलोगस है, जैसे यहाँ पर दिखा है ना ये होमोलोगस, हेट्रोलोगस इसका उल्टा हो जाएगा, ये जैसे ये एक कैपिटल एक स्मॉल। जीनोटाइप जीन का एक्सप्रेशन और फिनोटाइप उसका फिजिकल अपीयरेंस
अपीयरेंस, जेनेटिकल मेकअप, जीनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस, उसकी कैसी अपीयरेंस शो कर रहा हो उसका फिनोटाइप हो जाएगा। ये कुछ इसके अंदर क्या वोकैबुलरीज हैं। तो ये था बेटा हमारा जेनेटिक्स का आज का कंप्लीट टॉपिक। ग्रेगर मेंडल के 3 लॉ, उसके एक्सपेरिमेंट, क्यों पी प्लांट को लिया, क्यों वो सक्सेसफुल हुआ, क्यों वो फेल हुआ, कब एक्सपेरिमेंट करे उसने, कब उसने अपना वर्क पब्लिश किया, किसने उसके वर्क को रीपब्लिश किया, ये सारी चीजें इसके अंदर हमने कंप्लीट स्टडी कर ली है। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। नीट के रिगार्डिंग कंसेप्चुअल वीडियो हम रेगुलर डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।